Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in this video we are going to discuss the NCERT solutions of the last chapter of this book that is titled as The Great Stone Face Part 2. तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ऑल्सो पूरा ही जो स्टोरी है द ग्रेट स्टोन फेस इन जनरल वो पूरा हम समझ चुके हैं. द अब्रिज्ड फॉर्म येस, बट येस वी नो स्पेसिफिकली द मेजर थिंग्स और द आउटलाइन एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी वुड डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. अब देखो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं. दे आर डेफिनेटली क्लियरिंग और वी शुड से दे आर कंप्लीटिंग द ओवरऑल चैप्टर एंड ऑल्सो यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं. एंड ऑल्सो वो जो ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स की बात मैं कर रही थी इन द प्रीवियस लाइक एनसीईआरटी वाला सेशन, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज गोइंग टू रिपीट इन दिस वन. क्लियर? सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑब्वियसली यू वुड राइट ट्रू, एंड अदरवाइज इफ इट्स जस्ट समथिंग विच इज रॉन्ग इज देयर इन दैट, उसमें आप फॉल्स लिख दोगे. अब फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स ना एक और चीज अच्छी होती है अगर हम करें तो, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे दैट वी वर गिवन एक्सरसाइज कि राइट ट्रू और फॉल्स एंड देन रीराइट द रॉन्ग वंस, यानी कि जो भी गलत स्टेटमेंट्स हैं उनको सही करके लिखो. तो इससे क्या होगा ना, सॉर्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू रिवाइज द रियल एक्चुअल फैक्ट विच वॉज रिलेटेड टू द चैप्टर. तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स वाला तो कर ही लोगे काम, उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा भाई एग्जैक्टली क्या गलती थी, क्या होना चाहिए था इस जगह पे. नहीं पता होगा तो एटलीस्ट आप चैप्टर में पीछे जाके फिर से देख सकते हो. सो ओवरऑल एक पूरा व्यू जो है फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका चैप्टर से रिलेटेड. क्लियर? तो आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये बताना है which one is the true and which one is the false one, that is right and wrong. तो डायरेक्टली हम आंसर्स वाले डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइस ओल्ड सेइंग्स. ऑब्वियसली अर्नेस्ट जिस तरीके से भी बातचीत करते थे और यू नो काइंडली सबको सारी चीज़ें बताना, एनलाइटन करना, तो ऑब्वियसली ये बात सही होगी दैट ही रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइस ओल्ड सेइंग्स. सो यस, इट्स ट्रू. Total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar. Yes, डायरेक्ट स्टेटमेंट है. यही दिया जा रहा था आपके चैप्टर में कि जिस तरीके से ये बातचीत करते थे ऐसे लगता था एक फेमिलियर सा फेस है, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं इनको, और कोई स्ट्रेंजर भी होता था तो उसके साथ भी वो ऐसे ही बात करते थे. तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू that the poet could be worthy of its likeness. तो जब पोइट्री पढ़ रहे थे या वो पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे थे अर्नेस्ट, जो कि इन पर्टिकुलर पोइट के थ्रू लिखी गई थी, तो एकदम से वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख के बोलते हैं डोंट यू थिंक दैट दिस पर्सन इज वर्दी ऑफ योर लाइकनेस. तो उसका आंसर क्या लिया हुआ है उसमें कि ग्रेट स्टोन फेस ने स्माइल किया बट आंसर नहीं दिया. ठीक है, यहाँ बोला है कि ही कन्फर्म्ड, तो इसे कन्फर्म नहीं लिख सकते. सो दिस वुड बी द फॉल्स वन. सही क्या कर सकते हो उसको, द ग्रेट स्टोन फेस जस्ट स्माइल्ड एंड डिड नॉट कन्फर्म द व्यू that you know the poet could be the one जो कि वर्दी थे of this likeness. Clear? All right. Next is when Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. Definitely. Ernest भी उतना ही admire कर रहे थे, respect दे रहे थे poet को, and in the similar way poet was also admiring and respecting the Ernest in the same proportion. तो yes, equally is the right one. तो इसीलिए क्या हो जाएगा? True statement. Next, the poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. No. सिर्फ वो poet गए थे Ernest के साथ when there was this meeting, जब सनसेट हो रहा था, there was this gathering. सिमिलरली वो करते ही थे ऐसे जनरल, तो तब ये सिर्फ जाते हैं अर्नेस्ट के साथ, बात सिर्फ अर्नेस्ट कर रहे थे. ही वॉज नॉट अड्रेसिंग, पोएट वॉज नॉट अड्रेसिंग. सो येस, दिस इज द फॉल्स वन. सो द पोएट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट डिड नॉट अड्रेस द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली. होता तो येस, दिस वुड हैव बीन ट्रू. तो ये क्या है? फॉल्स. द पोएट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस. येस, जब पोएट यू नो देख रहे थे अर्नेस्ट को, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं एंड द वे हिज थॉट्स एंड हिज लाइफ वॉज लाइक हार्मोनाइजिंग, ठीक है, करस्पॉन्ड कर रहे थे, अग्री कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो तब ये बोलते हैं अपने आप को कि मेरी जो पोइट्रीज हैं या मेरी जो वर्सेस हैं वो फार उससे भी ज़्यादा नोबलर कौन है? अर्नेस्ट या उनके थॉट्स. तो येस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. डन? ऑल राइट. Next is answer the following questions. How was Ernest different from others in the valley? He was totally opposite, right? बाकियों की तरह बिल्कुल भी वो नहीं थे. He was someone जो बड़े kind, humble, thoughtful person थे. Then उसके बाद वो strangers को भी बड़े beautifully एक complete gentle sincerity के साथ welcome करते थे. And also he used to talk to people in a way जिससे समझ आता था कि उनकी life और उनके thoughts were somewhere harmonizing, ठीक है? And he never wanted that fame or something,
बट येस ही गॉट फेमस एंड वैली के बाहर भी लोग इनको जानने लगे थे, इसकी जैसा कोई और था नहीं जिसको ऐसे कोई जानता था या कोई फेमस था. क्लियर? ऑल राइट. So answer to this question would be Ernest was very different from other inhabitants in the valley. तो जो भी dwellers थे, जो भी वहाँ के लोग थे, commoners थे, हर किसी से बहुत different थे कौन? Ernest. He was very humble, noble, thoughtful and kind-hearted person. क्या थे वो? बहुत ज़्यादा noble, बहुत ज़्यादा kind-hearted. Then he was a very thoughtful. उनके चेहरे पे दिख जाता था, he had a thoughtful face, कि बहुत सोच विचार करने वाला इंसान है. As he grew old, he had become famous beyond the limits of the valley. And you know, as the years passed by, he had become famous not only in the valley but also outside the valley. तो ऐसे तो और कोई famous था नहीं. तो this is also something जो उनको अलग बताता है from अलग other inhabitants or dwellers or the people who were living in the valley. College professors and active men of cities would come from far to see and converse with Ernest. Again, this was not something जो हर किसी के साथ हो रहा था. तो ये एक और पॉइंट है जो बताता है कि he was different, कि बहुत सारे लोग जो है वैली से उनसे मिलने आते थे. वैली के बाहर से भी, वैली में भी जो भी लोग होते थे, very well known active men, college professors, they used to come just to communicate with Ernest. He welcomed and received them in gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. और वो उन सबको बहुत ही gentle sincerity के साथ welcome करते थे, whether he knew them or not. Definitely he would not be knowing them because they were coming outside the valley. और इसीलिए उनको फिर भी like stranger थे वो, right? उनको जानते नहीं थे, but then too he used to welcome them with utmost sincerity and with that gentleness. तो ये भी बहुत अच्छी quality है which I don't think is generally found in people even in real life. And he spoke with everybody whatever was there in his heart and mind freely. जो भी उनके दिल दिमाग में चलता था वो उसको exactly वैसे ही बोलते थे सबसे, वैसे ही बातचीत करते थे सभी के साथ. Done? All right. He was a thoughtful person and while talking to the people, his face would brighten up and shine upon them like a mild evening light. फिर डायरेक्ट लाइन से आपके चैप्टर से कि जब भी ये लोगों से बात करते थे तो sort of ऐसा लगता था that his face gets enlightened, it gets like glowing, और उस तरीके से वो light fall on हो रही है उन सब लोगों के ऊपर like it is a mild evening light. He did not go with the crowd. He welcomed even the strangers lovingly and sincerely. और वो ऐसा नहीं था कि भीड़ के पार्ट थे, like he was behaving in the same way others people do, commoners do, वैसे ये नहीं थे. He was very different from those and also he welcomed the strangers very lovingly and gently, जिसे हम already discuss कर चुके हैं. So there are these pointers which prove that Ernest was very different from the people who were living there and even he was very different from the people who were coming to meet him, right? तो उनके जैसा कोई भी नहीं था. Done? All right. Next question is why did Ernest think the poet was like the stone face? Ernest को क्यों लगता है कि ये पोएट जो हैं वो वही हैं या उनका फेस या जो भी उनके थॉट्स वगैरह मैच करते हैं विद द स्टोन फेस? तो जब अर्नेस्ट जो है यूजुअल उनका जो कस्टमरी टॉयल होता था यानी जो यूजुअल उनका काम काज होता था उसके बाद बैठ के वो बुक पढ़ते थे एंड ही यूज्ड टू जस्ट सी द स्टोन फेस देयर आउटसाइड हिज कॉटेज डोर. एक बेंच पे बैठ के वो बुक पढ़ा करते थे. नाउ दिस पर्टिकुलर बुक वाज समथिंग जो कि उसी पोइट ने लिखी थी जिनकी बात हो रही है इन दिस क्वेश्चन. तो उनकी पोइट्रीज जब भी पढ़ते थे अर्नेस्ट ही काइंड ऑफ थॉट, और वैसे भी वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बहुत बात करते थे अपने सॉन्ग्स अपनी पोइट्रीज वर्सेस में. तो दिस पर्सन दैट इज अर्नेस्ट वाज काइंड ऑफ थिंकिंग कि ये जो इनके थॉट्स थे जो भी उनकी विजडम थी वाज समथिंग जो कि बहुत रिसेंबल करती है विद अ पर्सन जो भी होगा जो स्टोन फेस जैसा दिखेगा. दैट्स व्हाई उनके जितने भी पोइट्रीज पढ़ के उनको लगता था ही यूज्ड टू गेट कनेक्टेड टू इट, ही यूज्ड टू गेट कनेक्टेड टू द थॉट्स एंड बिकॉज दोज थॉट्स वर समथिंग जो कि उनको फील एक कनेक्शन फील कराते थे. दैट्स व्हाई ही फेल्ट कि यस दिस इज अ पर्सन हु इज वर्दी टू बी द वन जो कि रिसेंबल करते हैं विद द ग्रेट स्टोन फेस. क्लियर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. So the poet wrote beautiful songs and he celebrated the great stone face in his poems. तो बहुत beautiful songs या poetry, क्योंकि वो क्या है एक रिदम ही होती है तो sort of songs ही कह रहे हैं उसको. Overall कह सकते हो कि poet बहुत beautiful verses लिखते थे और उन verses में वो great stone face के बारे में भी बहुत बातें बताते थे. The songs of this poet found their way to Ernest and this is how उनकी जो poetries हैं या उनके जो songs हैं they found way to Ernest because Ernest के पास भी वो book थी and he also used to read those. Ernest would read his poems and songs with great interest after his customary toil and found them worthy of appreciation. तो yes, he used to daily read it after his usual work, जो भी कामकाज करके वो आते थे उसके बाद, and he kind of appreciated the writing जो भी poet ने उसमें mention किया था.
As the poet talked to Ernest, he imagined that even the great stone face would have looked so kindly at a stranger and leaned forward to listen to their conversation. Also, जब poet मिलने आते हैं Ernest से, उस वक्त जब Ernest और poet आपस में बातचीत कर रहे हैं and poet was telling whatever to Ernest, उस वक्त Ernest को भी ऐसा लगता है कि जैसे great stone face भी खुद forward lean हो रहा है और बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस तरीके से उनको लगता है कि yes, this is the person जो कि great stone face के जैसे दिखते हैं. When Ernest read his poem, he became convinced that the poet was like the stone face. तो overall in the very beginning itself, जब वो उनके thoughts पढ़ते हैं, उनकी poem पढ़ते हैं, at that particular time itself, he got convinced कि नहीं, यही वो person है जो great stone face जैसे दिखते हैं. So this is how वो poet को मान रहे थे that he is the one जिसके लिए वो इतने टाइम से wait कर रहे थे. Clear? All right. What did the poet himself say about his thoughts and poems? But जब अर्नेस्ट बोलते हैं पोइट से कि आप ही हो, आपके जो थॉट्स हैं, पोइट्रीज हैं, दे आर वर्दी ऑफ दैट लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, तो उस वक्त पोइट क्या बोलते हैं कि मेरे जो थॉट्स हैं वो सिर्फ थॉट्स हैं, मेरी रियलिटी नहीं है. मैं बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखता हूँ बट दे आर जस्ट ड्रीम्स एंड दे आर नॉट हार्मोनाइजिंग और दे आर नॉट अग्रीइंग और करस्पॉन्डिंग टू द लाइफ आई लिव. तो इस तरीके से पोइट जो है वो बोल देते हैं कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, बिकॉज मेरे थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, वो रियलिटी नहीं है. सो दिस इज समथिंग जो कि पोइट मानते थे अपनी पोइट्रीज अपने थॉट्स के लिए. सो व्हेन अर्नेस्ट टॉक्ड टू द पोइट, ही फेल्ट दैट द पोइट एंड हिज थॉट्स रिसेम्बल द स्टोन फेस, बट द पोइट सेड दैट हिज लाइफ हैज नॉट करस्पॉन्डेड विद हिज थॉट्स. ही हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स. तो जैसे कि सपना होता है ना, जब तक रहता है इट्स ब्यूटीफुल, बट देन वो ब्रेक हो जाता है, राइट? नींद खुलती है, सपना टूट जाता है, दैट्स इट, कहानी खत्म. वैसे ही पोइट का था कि उनके सिर्फ थॉट्स आते थे उनको दिमाग में, ड्रीम्स आते थे, यूज्ड टू पेन डाउन, लिखते थे एंड दैट्स इट, कहानी खत्म. उसको वो रियल लाइफ में भी अप्लाई करते थे. दैट वाज नॉट द केस विद द पोएट एंड दैट इज समथिंग जो कि वो बता रहे होते हैं अर्नेस्ट को कि इसीलिए मेरे थॉट्स जो है वो सिर्फ थॉट्स हैं, मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, दे डू नॉट करस्पॉन्ड टू इट, हार्मोनाइज विद इट, इसीलिए मैं वर्दी नहीं हूँ. Sometimes he lacked faith in his own thoughts. So the poet confessed that he was not worthy to be compared with a stone face. His actions did not match with his thoughts. And also इतनी बड़ी बात वो बोल देते हैं कि मेरे जो thoughts हैं उनको मैं खुद भी कभी कभी मेरा विश्वास नहीं होता है, faith नहीं होता है उसमें, तो इसीलिए वो खुद ही बोल देते हैं कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो ग्रेट स्टोन फेस से रिसेम्बल करता है. क्लियर? ऑल राइट. Next is what made the poet proclaim Ernest was the stone face. Then poet को क्यों लगता है कि Ernest is the one जो कि एक stone face की तरह दिखते हैं? तो जब ये सब कुछ हो जाती है बातचीत, तो एक मीटिंग में जाना होता है, राइट? जो यूजुअल उनकी बातचीत होती है वहाँ के ड्वेलर्स के साथ, तो ये पोएट और Ernest दोनों जाते हैं सनसेट के टाइम पे. और जब Ernest अपनी बातचीत कर रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो पोएट वॉज नोटिसिंग Ernest और वो देखते हैं कि Ernest और स्टोन फेस में बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस है. Ernest की जो लाइफ है और उसके जो थॉट्स हैं वो हार्मोनाइज करते हैं, दे मैच विद ईच अदर, एंड उसकी जो काइंडनेस है, हम्बलनेस है, नोबल जो उसके चेहरे पे दिखते हैं फीचर्स, वो इनकी पोएम से भी फार 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 बेटर है. तो इस तरीके से वो इस पॉइंट पे या इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि द वे हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स आर मैचिंग, द वे ही वाज सो काइंड एंड जेंटल, नॉट इवन हिज पोएम्स वर. तो यस, ही फेल्ट कि अर्नेस्ट ही है वो जो रिसेम्बल करते हैं विद द ग्रेट स्टोन फेस. क्लियर? ऑल राइट. So the answer to this question would be Ernest and the poet together went to a meeting place. तो वो एक प्लेस पे जाते हैं, लाइक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो एक जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे ऑफ अदर पीपल. द ग्रेट स्टोन फेस कुड क्लियरली बी सीन फ्रॉम देयर. अर्नेस्ट एड्रेस्ड द गैदरिंग एंड टॉक्ड विद पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड. और उसी जगह पे जहाँ मीटिंग हो रही थी उससे थोड़ी दूरी पे ग्रेट स्टोन फेस बड़ा क्लियरली दिख रहा था. अब जब अर्नेस्ट अपनी बातचीत कर रहे हैं, ही वॉज एड्रेसिंग द गैदरिंग, वो बातचीत कर रहे थे, अपने थॉट्स जो भी उनके माइंड और उनके हार्ट में थे वो वही बोल रहे थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज वर्ड्स हैड पावर एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ. तो वो जो कुछ भी बोल रहे थे उसमें सच में स्ट्रेंथ थी, ऐसी हवा में बातचीत नहीं थी. जस्ट ऐसा नहीं था कि वो प्रीच कर रहे हैं एंड ही काइंड ऑफ डज नॉट हिमसेल्फ प्रैक्टिस दैट, बिकॉज हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राइट? तो जो आप कहते हो उसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है, बट अर्नेस्ट के केस में वो नहीं था. व्हाटएवर ही सेड वाज समथिंग जो कि बहुत रियल और इन डेप्थ था. They were the words of life, a life of good deeds and selfless love. और ऐसा लग रहा था कि उनके जो वर्ड्स हैं they were words of life, और selfless जो love है और जो good deeds है they were kind of melting into his words.
The poet was convinced that the life Ernest had lived and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. और पोएट जो है वो कन्विंस हो जाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इस बात को कि जो अर्नेस्ट ने लाइफ जी है अभी तक, जिस तरीके के पर्सन है अर्नेस्ट, वो बहुत नोबलर है, फार नोबलर है देन वट एवर ही हैज रिटन. His eyes were filled with tears and he said to himself that never there was so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful. यानी कि वो जब ये सब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि कभी भी उन्होंने ऐसा किसी को नहीं देखा जो इतना माइल्ड, इतना थॉटफुल तक काइंड सेज होगा, साधु होगा, एक वाइस मैन होगा जितने कि अर्नेस्ट हैं. With the glory of white hair diffused about it. और ऐसा लग रहा था कि ये पूरे फेशियल फीचर्स उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए और वैसे ही व्हाइट हेयर जो वो ग्लोरी एक ऐड कर रहे थे, एक ऊपर से एक पार, एक ब्यूटी ऐड कर रहे थे उसमें. As Ernest talked at a distance along with the golden light of the setting sun, the great stone face appeared with white mist around it, just like the white hairs around the brow of Ernest. और जब उन्होंने ये सब सोचते हुए ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा तो ही कुड फाइंड कि ग्रेट स्टोन फेस के चारों तरफ क्या है, मिस्ट है, फॉग है. जैसे कि व्हाइट हेयर वर देयर ऑन द ब्राउ ऑफ अर्नेस्ट, उसी तरीके से वो मिस्ट जो है वो स्टोन फेस की तरफ है, तो बहुत रिसेंबल कर रहे थे दोनों के फेसेस. एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस took an expression so grand that the poet was moved and proclaimed that Ernest held a striking resemblance to the great stone face. और उसी मोमेंट पे वैसे ही अर्नेस्ट के चेहरे पे बहुत ही अलग एक्सप्रेशन आता है, एक मार्वलस एक्सप्रेशन आता है, और वो देखते हुए वो एकदम से बोल देते हैं, प्रोक्लेम कर देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस कर देते हैं, कौन, पोएट, कि भाई अर्नेस्ट ही वो है जिसका फेस रिसेंबल करता है विद ग्रेट स्टोन फेस. The audience also looked and agreed the poet was indeed correct in his observation. Ernest looked like the stone face. और इस पे जो भी ऑडियंस थी, वहाँ पे जो भी लोग थे, they also agreed, they were also convinced कि हाँ भाई अर्नेस्ट का फेस और ग्रेट स्टोन फेस का जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फेस जो है वो मैच करते हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो. यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो पोएट पे सूट करता है या पोएट के लिए कहा गया है, यहाँ पे वहां पोएट लिख दोगे, और जो स्टेटमेंट अर्नेस्ट के लिए लग रहा है आपको कहा जा रहा है तो आप अर्नेस्ट लिख दोगे. बहुत ही इजी से स्टेटमेंट्स हैं, डायरेक्टली डिस्कस करते हैं. देयर वाज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स. यानी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग थी और जो वर्ड्स जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल अलग थे. तो ऑब्वियसली अर्नेस्ट नहीं है, ये कौन है, पोएट. His words had the power of truth as they agreed with his thoughts. Words और thoughts दोनों अग्री कर रहे थे, एक ही पर्सन है, वो कौन है, अर्नेस्ट. His words were as soothing as a heavenly song, but only as usual as a vague dream. तो उनकी जो भी words थे वो एक heavenly song की तरह थे, but जो वो लिख रहे थे वो सिर्फ एक ऐसे सपने की तरह थे जो बस जब तक देख रहे हो तब तक अच्छा है, but then जब टूट जाता है तो it is not the reality. तो वो किसके लिए है, obviously poet के लिए. वैसे भी वो ये song वगैरह सब किसकी बात कर रहे हैं, poet की, क्योंकि songs बिल्कुल heavenly लगते हैं. Clear? All right. नेक्स्ट इज हिज थॉट्स वर वर्दी. किसके थॉट्स वर्दी थे, अर्नेस्ट के. ठीक है, पोइट के नहीं थे. तभी तो पोइट ने बोला कि नहीं, मैं नहीं हूं वो जो दिखता हो ग्रेट स्टोन फेस की तरह. वट एवर ही सेड वॉज ट्रुथ इटसेल्फ. जो भी उन्होंने बोला वो बिल्कुल सच था, यानी रियल था. तो वो अगेन कौन है, अर्नेस्ट. हिज पोएम्स वर नोबल. कौन लिखता था पोएम्स, भाई, पोएट. Then his life was nobler than all the poems. उनकी लाइफ उनकी पोएम से ज्यादा अच्छी थी. किसकी लाइफ, अर्नेस्ट की लाइफ. तो ये अर्नेस्ट के लिए स्टेटमेंट है. तो बहुत ही इजी से स्टेटमेंट्स हैं, काइंड ऑफ आप इनको इनके कैरेक्टर स्केच में भी यूज कर सकते हो. He lacked faith in his own थॉट्स. खुद के थॉट्स में ही भरोसा नहीं था, किसको, पोएट को. हिज थॉट्स हैड पावर एज एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड. लाइक डायरेक्ट लाइन है, पोएट का माना था अर्नेस्ट की लाइफ और उसके थॉट्स बिल्कुल मैच करते हैं. तो यस, अर्नेस्ट इज द वन. ग्रेटनेस लाइज इन ट्रुथ. Truth is best expressed in one's actions. He was truthful, therefore he was great. अगर कोई सच बोलता है, और वो सच बोलना ऐसा नहीं होता कि आपने बस बोल दिया एंड कन्विंस्ड, नहीं, आपके एक्शंस में दिखता है कि आप सच में सच बोल रहे हो या नहीं. और अगर आप सच बोलते हो देन यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड दैट इज वेयर ग्रेटनेस लाइज. और कौन बोलता था भाई सच, ऑब्वियसली अर्नेस्ट, बिकॉज पोएट तो खुद अपने वर्ड्स में फेथ नहीं रखते थे. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज who by common consent turned out to be like the great stone face. consent यानी अग्रीमेंट, यानी कौन कॉमनली सबने किस पॉइंट पे अग्री किया कि कौन है जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है. तो ऑब्वियसली पूरी ऑडियंस ने किसको बोला, अर्नेस्ट को. सो अर्नेस्ट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस बाय कॉमन consent. क्लियर, ऑल राइट.
Next is, did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? क्या Ernest believe करते हैं या convince हो जाते हैं कि हाँ सब सही बोल रहे हैं, ये prophecy बिल्कुल सही है? नहीं. So he was not convinced, बल्कि वो तो ये wish कर रहे थे कि कभी ना कभी उनसे भी कोई wiser person आएगा और वही होगा जो great stone face से resemble करता है. So no, Ernest still was not convinced that the old prophecy had come true. He hoped that someday a man wiser and nobler than him would come and would look truly similar to the great stone face. तो उनको लगता था उनसे भी बेहतर कोई पर्सन आएगा और वही होगा जो रिसेम्बल करता है, जो प्रोफेसी को फुलफिल करेगा, मैं वो नहीं हूं. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज मार्क द मीनिंग दैट बेस्ट फिट्स द वर्ड और अ फ्रेज इन द स्टोरी. अब आपके मेन क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका वो क्या टेस्ट हो जाएगा कि कौन सा वर्ड है जो कि जैसे आपको यहाँ दिया है तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो उसको अच्छे समझा रहा है. सन गोइंग डाउन को क्या बोलते हैं? सन सेट. सो बिकमिंग स्मॉलर, वीकनिंग, सेटिंग. तो सेटिंग की बात हो रही है बिकॉज सूरज जो है वो छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते, या वो बहुत वीक हो रहा है, नहीं, वो सेट हो रहा है, ढल रहा है. क्लियर, ऑल राइट. Next is brightening, चमकता हुआ. So what is the meaning? Making it look bright and cheerful, lending it a special glow, causing it to appear hopeful. तो brightening यानी चमकता हुआ, तो पहला ही दिया है making it look bright and cheerful, तो this is the answer. Done, all right. नेक्स्ट इज स्पेशियस, जहाँ स्पेस हो. जैसे अगर हम बोलते हैं कि बड़ा स्पेशियस रूम है यानी बहुत ज़्यादा जगह है, बड़ा स्पेशियस बैग यानी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो तो उससे रिलेटेड कुछ. सो लोनली एंड वाइल्ड, देन बिग एंड वाइड, देन स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट. तो ऑब्वियसली बिग एंड वाइड यानी बड़ा है और चौड़ा है, इसका मतलब लेंथ विड्थ दोनों ज़्यादा है तो स्पेस ज़्यादा होगी. तो यस, सेकेंड क्या हो गया इसका मीनिंग. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्रोफेसी. तो प्रोफेसी पता ही है, जो पहले कहा गया है कि ऐसा ऐसा होगा फ्यूचर में, तो प्रिडिक्शन, ठीक है. तो प्रोवर्ब, प्रिडिक्शन, रूमर, ऑब्वियसली प्रिडिक्शन. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज मार्वलस. मार्वलस मतलब बहुत बेहतरीन. तो क्या दिया है? वंडरफुल, सरप्राइजिंग, शॉकिंग. तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग और शॉकिंग, इट्स वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन, उसे कहते हैं मार्वलस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्लेम. प्रोक्लेम यानी कि दावा करना या बता देना, अनाउंस कर देना, डिक्लेयर कर देना, उसे कहते हैं प्रोक्लेम. सो रिवील, डिक्लेयर, शाउट, इट इज डिक्लेयर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज सीज. सीज यानी बंद कर देना, स्टॉप. सो हैपन, स्टॉप, रिमेन, तो ऑब्वियसली स्टॉप. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ नाइट्स शेल्टर. एक दिन के लिए रहने की जगह, मतलब सिर्फ कहीं रहने की जगह मांग रहे हैं. तो स्टे, सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी, ऑब्वियसली स्टे, रुकने के लिए माना है तभी तो भाई वो शेल्टर होगा. क्लियर, तो स्टे क्या हो जाएगा इसका आंसर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज गेस्ट. तो गेस्ट हम ऑलरेडी वर्ड देख चुके हैं, यानी कि बिल्कुल धीरे देखते रहते थे वो, घूरते रहते थे किसको? स्टोन फेस को, बिकॉज ही काइंड ऑफ एडमायर्ड इट. ठीक है, तो क्या होगा? वैंडेड अबाउट यानी घूमते रहना इधर उधर. स्टेयर्ड एट, थॉट ऑफ, तो स्टेयर्ड एट यानी उसकी तरफ घूर के देखते थे. तो बी वुड बी द मीनिंग, जो कि इस वर्ड का करेक्ट वर्ड का मीनिंग है, जो कि इन ऑप्शंस में से जाता है. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टुक ऑन. ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है. तो टुक ऑन का मतलब होता है कि खुद ऐसा मान लेना, ठीक है, इसको इस तरीके से ले लेना, उसे कहते हैं टुक ऑन. सो चैलेंज, रिसेंबल्ड, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड, ऐसा मान लिया, ठीक है, तो उसे कहते हैं टुक ऑन. क्लियर, ऑल राइट. तो अब ये जो वर्ड्स इसके पहले हमने डिस्कस किए ना, अब आपको यहीं पे खत्म नहीं करनी एक्सरसाइज. व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपको सच में अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है ना, तो ये जो वर्ड्स अभी हमने देखे, इतने सारे वर्ड्स हैं आपके पास, इन सब की सिनोनिम एंटोनिम ढूंढो, इनको और क्या कहा जाता है और कौन सा वर्ड है जो हम इनकी जगह यूज कर सकते हैं. फिर जब आप आंसर्स लिखोगे ना तो इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो. तो इससे वोकैबुलरी तो इंप्रूव होगी, साथ में आंसर भी बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे आपके, प्रेजेंटेबल लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे. क्लियर, तो इस तरीके से जब भी कोई नया वर्ड दिखता है, फटाफट उसको सर्च किया करो इन द डिक्शनरी और ओवर द इंटरनेट, जो भी आपके लिए सफाइसेबल हो, और उस पर फिर देखा करो उसके पर्यायवाची, विलोम, एंटोनिम, सिनोनिम, ताकि आपको क्लियर हो कि इसको और किस तरीके से यूज किया जाता है, और क्या कहते हैं. Done, all right. Now the next exercise is read the following sentences. I do hope I will live to see it. मैं ऐसा विश करता हूं कि मैं ऐसा जिंदा रहूंगा उसको देखने के लिए. He will come, वो जरूर आएगा. Fear not, Ernest, the man will come. ठीक है, तो बिल्कुल भी डरो मत, जो वो पर्सन है जो प्रोफेसी फुलफिल करेगा वो बिल्कुल आएगा. Gather gold is arriving tomorrow, people said. Gather gold कल आ रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा. Blood and Thunder starts his journey back to the valley next week, everyone proclaim. तो Blood and Thunder अपनी जर्नी को बिगिन कर रहे हैं अगले हफ्ते. The great man is going to spend his old age in his native town. जो ग्रेट पर्सन है या जो भी पर्सन है वो अपनी पूरी ओल्ड एज को, अपने जो लास्ट ऑलमोस्ट दिन है उनको अपनी वैली में ही स्पेंड करना चाहेंगे. अब देखो, हर एक चीज यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है, राइट, बट कहीं पे विल तो होता ही है. हमें पता है फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जो भी सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, देन हम यूज करते हैं विल या शैल.
देन हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर टेंस, राइट। टेंसेज नहीं अगर पढ़े हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच अ वीडियो, मैंने पूरा फुलफिल चैप्टर भी बनाया विद एक्सरसाइजेस विद वेरी वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एक वन शॉट भी बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो, आपको जो भी सही लगे। तो ये क्या होता है इंडेफिनिट फ्यूचर का नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो देखो विल, लिव, विल कम, ये सब दिया हुआ है जहाँ पे वो वहां तक तो ठीक है, बट कहीं कहीं पे इज दे दिया है, इज अराइविंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। देन स्टार्ट्स क्या है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। देन गोइंग टू नॉर्मल है, इज गोइंग टू, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज बता तो फ्यूचर के बारे में रही है, बट यूज ये सब कुछ होता है। क्लियर। तो जब भी ये, अब आपको अगर ये समझना है कि भाई ये क्यों यूज किया गया है, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द डिटेल्ड वीडियो, वहां पे सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो हर एक टेंस की कंडीशन होती है, उस पे बेस्ड हम ऐसे स्टार्ट्स, कभी इज अराइविंग या फिर नॉर्मल जो विल वाला स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं। क्लियर, ऑल राइट। Notice that in above sentences, verbs in bold type are in 4 different forms. अभी देखा हमने, है ना, will V1 है, कहीं पे is MR V1 ING है, राइट। तो कहीं पे VS है, यानी V1 का S या ES फॉर्म है। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं एंड दीज आर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, आने जो आगे होने वाला है इन द फ्यूचर, उसकी बात हो रही है। नन ऑफ दीज कैन बी सेड टू बी एक्सक्लूसिवली यूज टू शो फ्यूचर टाइम, दो ईच इज यूज टू रेफर टू सम एक्शन इन फ्यूचर। तो हर किसी का हम नहीं बोल सकते कि आपको इज गोइंग ही लिखना है फॉर द फ्यूचर, आपको विल कम ही लिखना है फॉर द फ्यूचर। हर चीज को आप यूज कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली हम विल शैल वाला ही स्ट्रक्चर ज्यादा फॉलो करते हैं। दो ईच इज यूज टू रेफर टू सम एक्शन इन फ्यूचर, बट हर एक को यूज इसीलिए किया गया है ताकि हम उसको बता सके व्हाट एक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। क्लियर। अब हमें एक्सरसाइज दी हुई है वेयर वी आर टोल्ड व्हिच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मोर नेचुरल, एनसर्कल योर चॉइस। आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है विद बोथ द ऑप्शंस। एक बार सेंटेंस को इसके साथ पढ़ो, पहले ऑप्शन के साथ, फिर दूसरे ऑप्शन के साथ पढ़ो और देखो कि ज्यादा सही क्या है। क्लियर। तो जैसे ही हम ये सेंटेंसेस देखते हैं ना, वी वुड गेट टू नो कि एग्जैक्टली आप क्या बोल सकते हो। जैसे आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, आई विल वर्क, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो मैं इस शाम को फ्री नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा या मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। हैव यू डिसाइडेड वेयर यू विल गो फॉर योर हायर सेकेंडरी, किसी ने पूछा कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम अपनी हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए कहाँ जाओगे, तो वो बोलता है येस आई हैव, आई विल गो या आई एम गोइंग टू केंद्रीय विद्यालय, तो मैं केवी जाऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, राइट, मैं जा रहा हूं नहीं बोल सकते, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में से ऑप्शन चूज करना है। डायरेक्टली लेट्स जस्ट डिस्कस द आंसर्स। आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, क्यों, क्योंकि मैं इस इवनिंग में शाम को प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तभी तो बोला फ्री नहीं हूं, तो इसीलिए बोला है आई एम वर्किंग। सेकेंड हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आई विल गो टू केवी। डोंट वरी अबाउट द डॉग, इट वोंट हर्ट यू, तो डोंट वरी अबाउट द डॉग, वो तुम्हें काटेगा नहीं, तो फ्यूचर की बात हो रही है, अभी काट रहा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते ना, तो काटेगा नहीं, सो इट वुड बी इट वोंट हर्ट यू। द वेदर मैन हैज प्रिडिक्टेड दैट इट इन रानीखेत टुनाइट, तो जो वेदर पर्सन है, जो भी वेदर रिपोर्ट वाले हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि क्या होगा, बारिश होगी आज रात को रानीखेत में, तो होगी ना फ्यूचर, तो दिस इज व्हाट इट विल स्नो। क्लियर, ऑल राइट। मतलब इट विल स्नो यानी स्नो की बारिश होगी, स्नोफॉल होगा। स्वप्ना कांट गो आउट दिस इवनिंग, हर फादर इज डैश टू सी हर, तो स्वप्ना जो है वो इस शाम को कहीं नहीं जा सकती, उसके पापा आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे नहीं, पहले ही पता है आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब यू नो कंटिन्यूस की बात हो तो ऑब्वियसली हम आईएनजी यूज करते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है जो हमें पता होता है कि अभी प्रिडिक्शन अभी होने वाला है, श्योर हो, तो हम इंडेफिनिट प्रेजेंट यूज कर लेते हैं। जो चीजें फ्यूचर की बात करेंगे, ऐसा होगा, होने वाला है, तब हम फ्यूचर का नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्लियर, ऑल राइट। Next is complete these pieces of conversation using will or going to with the verbs given. Now आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर्स आपको ब्लैंक्स में दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको या तो इसको यूज करना है गोइंग टू लिसन या फिर विल लिसन, ठीक है। आपको ये देखना है कौन सा परफेक्ट मैच हो रहा है। लेट्स जस्ट डिस्कस द आंसर्स डायरेक्टली। तो पहला आपको जो क्वेश्चन दिया है दैट इज व्हाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो, तुम रेडियो क्यों ऑन कर रही हो, तो रवि आंसर करते हैं कि मैं क्योंकि न्यूज सुनूंगा, राइट। तो आई विल लिसन टू द न्यूज, कि मैं न्यूज सुनूंगा, या फिर क्योंकि मैं न्यूज सुनने वाला हूं इसीलिए मैंने रेडियो ऑन किया। तो बस ये दो मीनिंग आपको देखना है, सुनने वाला हूं या कोई भी वर्ब है, एक्शन है, करने वाला हूं तो गोइंग टू लगा दो, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो विल लगा दो। क्लियर। तो यहाँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं न्यूज को सुनने वाला हूं, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं आई एम गोइंग टू लिसन। एम तो लिखेगा ही बिकॉज आई है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओ आई कांट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी, मैं ये बुक नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। रवि बोलते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लैंड यानी उधार,
ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा या देने वाला हूं, तो क्या बोलोगे, दे दूंगा, तो इट वुड बी आई विल लेंड। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, रानी बोलती है देखो वो काले बादलों को। रवि बोलते हैं आई थिंक डैश, यानी कि मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है या बारिश होगी, तो होने वाली है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा मीनिंग देना है कि ऐसा लग रहा है होने वाला है, तो गोइंग तो लिख दो, ऐसा होगा तो विल लगा दो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रानी सेज व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर, रानी क्वेश्चन करती है कि डिनर में हमें क्या खाना चाहिए। रवि सेज आई कांट डिसाइड, मैं जो हूँ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। रानी सेज मेक अप योर माइंड, अपना डिसीजन लो, जल्दी से सोच के बता दो कि क्या खाने वाले हैं हम डिनर में। रवि सेज ऑल राइट देन वी डैश फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स, हम सब जो हैं फ्राई राइस और हम उसके साथ जो सूखी हुई बीन्स है, ड्राइड बीन्स है, वो खाएंगे। तो खाएंगे ना, अभी खाने वाले हैं क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स। यहाँ पे हैव क्या है, खाने वाला हैव, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वो वाला हैव। रानी सेज व्हाई आर यू फिलिंग द केटल विथ वाटर, रानी पूछती है कि तुम केटल को क्यों पानी से भर रहे हो। रवि सेज आई डैश कॉफी, क्योंकि मैं कॉफी बनाने वाला हूं। अभी भर रहे हैं पानी, मतलब अभी कॉफी बनाने वाले होंगे, जो केटल होता है जिसमें गर्म करते हैं पानी, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मेक। तो बड़ा इजी है, बस ये देख लो बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला, अभी करने वाला हूं तो गोइंग टू वाला लग जाएगा, या फिर ये बोलना चाहते हो कि फ्यूचर में होगा तो विल शैल लगा दो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रानी सेज वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, हमें कुछ ब्रेड और बटर की जरूरत है ब्रेकफास्ट के लिए। ऑल राइट आई डैश टू द बेकरी एंड गेट सम, ठीक है मैं बेकरी चला जाता हूँ और मैं ले आऊंगा। तो मैं अभी बेकरी जाने वाला हूँ ऐसा नहीं बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि मैं जाऊंगा, सो आई विल गो, क्लियर। नेक्स्ट, बिफोर ही गोज आउट रवि टॉक्स टू देयर फादर, और इसके पहले कि वो जाएं ब्रेकफास्ट के लिए लेने के लिए, वो अपने फादर से बात कर रहे हैं। आई डैश सम ब्रेड एंड बटर, डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम द बेकरी, मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले उन्होंने बोला मैं चला जाऊंगा, तो इसीलिए विल गो, अभी वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं, तो इसीलिए क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू गेट, क्लियर, गेट हो जाएगा, ये टी मिसिंग है, सॉरी, तो आई एम गोइंग टू गेट। फादर सेज यस आई वांट सम सॉल्ट बिस्किट्स, तो पापा बोलते हैं हाँ मुझे कुछ नमकीन बिस्किट्स चाहिए। रवि सेज फाइन आई डैश यू अ पैकेट, मैं आपके लिए एक पैकेट ले आऊंगा, तो ले आऊंगा, लेकर आ रहा हूं नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट, डन। तो इस तरीके से बस आपको चूज करना है, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, जहां आपको लगता है कि अभी कर रहे हैं तो गोइंग टू, जहां आपको लगता है कि जाने की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दैट वुड बी विल, क्लियर, ऑल राइट। So with this, we finally come to an end of all the NCERT solutions of the questions which were belonging to the chapter The Great Stone Phase 2. बहुत अच्छे interesting questions थे, specifically these exercises, because somewhere आपके grammar वाले related portion या vocab वाले portion जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, जस्ट आफ्टर वी आर डन विद दिस डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे ये एक्सरसाइज छोड़ दो, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन, ट्राई टू रीड अबाउट इट, कोशिश करो कि आप सही और सारे वर्ड्स अपनी वोकैब वाली एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो, ट्राई टू प्रैक्टिस देम इन सेंटेंसेस, यूज करो अपनी डेली लाइफ में, देन डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, क्लियर, ऑल राइट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, बट येस इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू so much for watching. Bye.